एपिसोड 120 अनाहिता डॉक्टर है। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी आदि ही मिस्ट्री मैन स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर आप सुन सकते हैं। और हाँ, आज एक न्यू स्टोरी अपलोड करूंगी तो आप सभी सुनना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसा है। और आज का एक्स्ट्रा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में डेली चेक करता हूँ, 100% में से 10% लाइक कमेंट आता है। यार देखो, आप लाइक कमेंट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि ये स्टोरी अच्छी नहीं है और मैं दूसरा स्टोरी शुरू कर दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। कृपया लाइक कमेंट कीजिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए। ओके, थैंक्स यू, धन्यवाद। और हाँ भाई रुको, वो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दो और एंजॉय करो, मजा उठाओ स्टोरी का। अब तक आपने सुना कि मायरा की मौत की खबर सुनकर लगभग अनीता पागल हो जाती है और यह बात मानने से इनकार कर देती है। अब आगे, मायरा की लाश देखकर अनीता जमीन पर जाकर गिरी। आदर्श जी ने चिंता करते हुए पूछा, अनीता क्या तुम ठीक हो? वह जा चुकी है इस दुनिया से, तुम अपना ध्यान रखो। तुम और हिमेश अभी भी यंग हो तो तुम लोग किसी दूसरे बच्चे को भी जन्म दे सकते हो। उनकी बात सुनकर सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। ओबेसली आदर्श जी किसी को दिलासा देने में बहुत बुरे थे। अनीता ने गुस्से में घूर कर देखा। वह चिल्लाना चाहती थी और सबसे कहना चाहती थी कि मायरा उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी, लेकिन उसके अंदर की चालाक औरत अभी भी कह रही थी कि यह सच अभी भी छुपा हुआ ही रहना चाहिए। अगर यह सच बाहर आया तो हिमेश मल्होत्रा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आदर्श जी ने जब अनीता को इस तरह घुरता हुआ पाया तो वह कंफ्यूजन में अपना सर खुजलाने लगे। तभी इमेज मल्होत्रा एक कदम आगे आया और उसने कहा, उठ जाओ, मुझे दूसरों के सामने एम्ब्रेस मत करो। एम्बेरसमेंट? यह शब्द सुनते ही अनीता ने गुस्से में लाल आंखों से घूरकर हिमेश मल्होत्रा को देखा और चिल्लाते हुए बोली, क्या मैं और मायरा तुम्हारे लिए एम्बेरसमेंट है? क्या तुम्हारी नजरों में हम सिर्फ एक मजाक है? हिमेश मल्होत्रा ने गुस्से में उसे घूरा और बहुत गुस्से में बोला, तुम क्या बात कर रही हो? हम एक साथ मायरा को घर लेकर आए थे, तुम मेरी वाइफ हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मजाक नहीं समझता। मैं उदास हूँ कि मायरा इस दुनिया से जा चुकी है, मगर हम बड़े हैं और हम इस वक्त हार नहीं मान सकते और हमें ही परिवार को संभालना है। नहीं, अनीता ने चिल्लाकर ना में सर हिलाकर सच्चाई को इनकार करते हुए कहा, मेरी मायरा मरी नहीं है, वह बस सो रही है। तुम लोगों ने उसे इस तरह अर्थी पर क्यों लेट दिया है? उठाओ, इस घर के अंदर ले चलो। उसकी बात सुनकर सारे मेहमानों ने ना में सर हिला दिया। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि अनीता पागल हो चुकी है। तभी एक मेहमान ने कंफ्यूज होकर धीरे से पूछा, मायरा तो इनकी गोद ली हुई बेटी थी ना, तो मिसेज मल्होत्रा इस हद तक क्यों उदास है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें अपनी गोद ली हुई बेटी से कितना प्यार था, मगर इस तरह पागल हो जाने का उनके पास क्या कारण है? वह कोई और बच्चा भी तो गोद ले सकती है। तभी वहीं खड़े किसी दूसरे मेहमान ने कहा, क्या कल रात तुमने शनाया की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की थी? मायरा वहां थी और उसी ने सबसे चिल्लाकर यह सच्चाई बताई कि वह मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा की बायोलॉजिकल बेटी है। सच्चाई ने जल्दी ही सारे मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सीरियसली, वह उनकी बायोलॉजिकल बेटी है तो उसका जन्म उनकी शादी से पहले हुआ होगा। क्या इसका मतलब यह है कि सीता राठौड़ के मरने से पहले वह दोनों साथ थे? तुम ठीक कह रही हो। कल रात जब मैंने यह सुना ना तो मुझे यह बात बकवास लगी, लेकिन जब मिसेज मल्होत्रा को इस तरह देख रही हूँ तब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मायरा को जो कह रही थी वह सच ही था। भले ही सीता राठौड़ के मरने से पहले वह लोग साथ ना हो, लेकिन इसी तरह अपनी बहन के मौत के कुछ दिनों बाद अपने जीजा से शादी कर लेना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। शशिश धीरे बोलो, वह लोग सुन लेंगे। भले ही मेहमान धीरे धीरे बात कर रहे थे, मगर हिमेश मल्होत्रा ने एक एक शब्द साफ साफ सुना था। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। यह मायरा मरने के बाद भी उसके लिए मुसीबत खड़ी करना भूल ही नहीं है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच्चाई उसने सबके सामने चिल्ला कर कही। क्या वह पागल थी? वह कभी भी अपनी जिंदगी में इतना बेइज्जत नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसे तो सीता को धोखा देकर अनीता से शादी करने पर भी अफसोस रहा था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे इस उम्र में आकर यह सारी बातें नहीं सुनाई पड़ती। हिमेश मल्होत्रा का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन अनीता तो इतने दुख में थी, उसने किसी मेहमान की कोई बात नहीं सुनी और उसने हिमेश मल्होत्रा का हाथ पकड़ कहा, मायरा को यहाँ से उठाओ। अगर वह जाग गई और उसने खुद को इस तरह आरती पर लेटा हुआ देखा तो वह रोने लगेगी। सच्ची था कि अनीता पागल हो गई थी। वह यह मानने से इनकार कर रही थी कि मायरा मर चुकी है और बार बार हिमेश मल्होत्रा से उसे घर के अंदर ले जाने के लिए कह रही थी। हिमेश मल्होत्रा ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और उसे बहुत तेज थप्पड़ मारा। अनीता को अपने गाल पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना गाल छुए और होठों के पास से खून बह रहा था। खून उसके पैर कमजोर हो गए और वह फिर से एक बार जमीन पर गिर गई।
फाइनली इस थप्पड़ की वजह से वह अपने होश में वापस आई और अर्थी की तरफ देखते हुए उसने फाइनली माना कि मायरा मर चुकी है और मरने वाला इंसान ना ही हिमेश मल्होत्रा और ना ही अनाहिता है, बल्कि उसकी प्यारी बच्ची मायरा है। नहीं, वह जोर से चलाई। उसके इस तरह चिल्लाने से सारे मेहमान डर गए। हिमेश मल्होत्रा का सब्र खत्म होता जा रहा था। उसने एक हाउसकीपर को ऑर्डर दिया, इसे अपने रूम में वापस लेकर जाओ और एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाओ। समझ गया सर, उस हाउसकीपर ने कहा और 2 बॉडीगार्ड के मदद से अनीता को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। मुझे छोड़ो, अनीता ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे मेरी बेटी का बदला लेना है, उसे किसी ने मारा है, यह खून। अनीता अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही हिमेश मल्होत्रा ने बटलर को इशारा किया तो उसने जल्दी से अनीता का मुंह बंद कर दिया। अनीता गुस्से में उसे बटलर की तरफ घूर रही थी, लेकिन बटलर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वह बॉडीगार्ड की मदद से उसे खींचते हुए अंदर लगा। हिमेश मल्होत्रा ने फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस छोड़ी। उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसने क्यों अनीता को वापस बुलाया। वह सिर्फ उसे एम्ब्रेस करने वाली थी। अनीता के वापस चले जाने के बाद एक बार फिर से पूरा बगीचा शांत हो गए। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, हिमेश मल्होत्रा ने कहा। मायरा की मौत से अनीता बहुत दुखी है, इसलिए सबके सामने ऐसी हरकतें कर रही थी। सारी भीड़ ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, हम सब समझते हैं। आप बस मिसेज मल्होत्रा का ध्यान रखिए और आपको भी ऐसे हालातों में खुद को ठीक रखना होगा। सभी मेहमानों की बातें सुनने के बाद हिमेश मल्होत्रा फिर से शांत हो गया। आदर्श जी जो वहीं खड़े थे वह आगे आए और उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, हिमेश, मुझे नहीं लगता कि अनीता की हालत ठीक है। मुझे डर है कि वह खुद को नुकसान न पहुंच ले। तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर को ढूंढकर उनका इलाज करवाना चाहिए। मुझे चिंता हो रही है कि ऐसा ही कुछ रहा तो कुछ गलत हो सकता है। हिमेश मल्होत्रा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं यह काम कर दूंगा। अरे डॉक्टर से याद आया, आदर्श जी ने बहुत ही अच्छे से तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बेटी अनाहिता भी तो एक काफी एक्सीलेंट डॉक्टर है। अगर वह नहीं होती तो कल तो मैं हार्ट अटैक से मेरी गया होता। हिमेश मल्होत्रा शॉक हो गया। अनाहिता डॉक्टर है? उसे हैरान देकर आदर्श जी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी और मिरेकल डॉक्टर है? ऐसा कैसे हो सकता है? हिमेश मल्होत्रा धीरे से बोला और उसका माइंड ब्लैक हो गया। क्या अनाहिता गांव में नहीं पाली पड़ी तो उसने अपनी डॉक्टरी कहां से कंप्लीट की? हिमेश मल्होत्रा को इतना शौक देखकर आदर्श जी ने कल रात जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ एक एक करके अच्छे से बताया। उनकी बातें और अनाहिता की तारीफें सुनकर हिमेश मल्होत्रा अपने होश में वापस आया और उसे कुछ शक होने लगा। तुम्हारी बेटी सचमुच कमाल की है, आदर्श जी ने आखिर में हिमेश मल्होत्रा का कंधा थपथपाते हुए कहा। तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि मायला के साथ जो हुआ वह अनाहिता के साथ भी हो जाए। हिमेश मल्होत्रा ने आदर्श जी की आधी बातें सुनी ही नहीं थी। उसने हाँ में सर हिला दिया। अगर यह बात किसी और बेटी ने होती तो वह खुश होता, गर्व करता अपनी बेटी पर, लेकिन अचानक से हिमेश मल्होत्रा को डर लगने लगा था। उसे बिल्कुल इस बारे में नहीं पता था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर है। क्या उसने यह बात उससे जानबूझकर छुपाई है? लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी? क्या अनाहिता भी अनीता की तरह कुछ प्लान कर रही थी या फिर वह यहाँ किसी और मकसद से आई है? यह सारे सवाल हिमेश मल्होत्रा के दिमाग में चल रहे थे और उसकी अंदर से आवाज आ रही थी, कुछ तो गलत है। उसकी आंखें डार्क हो गई और वह पैनिक करने लगा। उसे किसी भी कीमत पर अनाहिता से इस बारे में पूछना था। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता जो अभी अभी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आई थी, उसे अचानक से छिक आई। तुम्हें ठंड लग गई है? रुद्राक्ष ने चिंता से पूछा। अनाहिता ने ना में सर हिलाया और अचानक उसे कुछ याद आया कि वह अपना कोट अंदर भूल आई है, इसलिए उसने कहा, मैं अपना कोट अंदर भूल आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनाहिता अंदर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। हम यहाँ से लंच करने के लिए जाएंगे। तुम्हारे घर पर बहुत तमाशा हो रहा होगा, इसलिए तुम घर पर खाना नहीं खा पाओगी। अनाहिता ने हमें सर हिलाया और कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे लिए परांठे नहीं बनाने वाली। लगातार 2 दिनों से अनाहिता यही खा रही थी और इसलिए उसका यह खाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि हमारी शादी के बाद पहली बार एक साथ खाना खाएंगे तो मैं तुमसे खाना बनवाऊंगा? अनाहिता, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक अपने हस्बैंड को अच्छे से जान पाई हो। रुद्राक्ष यह बातें अनाहिता इतने नजदीक आकर कह रहा था और उसकी आंखों में जो चमक थी उसकी वजह से अचानक अनाहिता के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए उसने तेज आवाज में अपना गला साफ किया और कहा, मुझे पता है तुम अमीर हो, मैंने एक बहुत ही अमीर ओल्ड बैचलर से शादी की है। ओल्ड?
रुद्राक्ष की सुई एक बात पर जाकर अटक गई और उसने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, मैं कहाँ से तुम्हें बुढ़ा दिखता हूँ। इस तरह इस डिफरेंस पर बोलने पर उसका गुस्सा होना अनाहिता को काफी फनी लग रहा था। अनाहिता ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि 4 साल का एज गैप काफी ज्यादा होता है। अनाहिता की बात सुनकर रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन और बिगड़ गए, जिससे अनाहिता समझ गई कि रुद्राक्ष ने उसकी बातों को सीरियसली ले लिया है, इसलिए उसने कहा, मैं मजाक कर रही थी, तुमसे क्या तुम मजाक भी नहीं समझते। इस बार रुद्राक्ष ने सचमुच अनाहिता की बातों को सीरियसली ले लिया था। अनाहिता समझ गई कि अगली बार उसे सोच समझकर कुछ भी बोलना होगा। अनाहिता की बात सुनकर भी रुद्राक्ष की एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं हुए और उसने सख्त आवाज में कहा, मेरा गाड़ी में इंतजार करो, मैं तुम्हारा कोट लेकर आता हूँ। उसके बाद बिना एक भी शब्द कहे वह मुड़कर वापस बिल्डिंग में जाने लगा है। हे सुनो, अनाहिता ने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन रुद्राक्ष ने मुड़कर नहीं देखा। यह बता पाना मुश्किल था कि उसने यह जानबूझकर किया या फिर नहीं। अनाहिता ने कंफ्यूजन में अपना सर खुजलाया। क्या वह सचमुच बहुत गुस्सा था? तभी अनाहिता वहां पर किसी को देखकर हैरान हो गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 121 मैरिज एग्रीमेंट। अब तक आपने सुना कि अनीता गार्डन में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करती है, तो उसके लिए डॉक्टर बुलाने की बात होने पर आदर्श जी कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ और अनाहिता कितनी इतनी अच्छी डॉक्टर है यह हिमेश मल्होत्रा को बता देते हैं, जिससे हिमेश मल्होत्रा को शक हो जाता है। अब आगे अनाहिता ने कंफ्यूजन में अपना सर खुजलाया। क्या वह सचमुच गुस्सा हो गया? अनाहिता को हमेशा चिंता होती थी कि वह किसी तरह से रुद्राक्ष को गुस्सा दिला देगी, इसलिए कभी कोई मजाक नहीं करती थी। वह अभी भी अपने मजाक के लिए गिल्टी फील कर ही रही थी। तभी अचानक उसे रोड के साइड पर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई और जब उसने मोड़कर देखा तो उसे गाड़ी में से जो लोग उतरे वह काफी जाने पहचाने थे। वह शनाया और विक्की थे। शनाया को बहुत ही टाइटली बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ था और उसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसे जबरदस्ती मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में लाया गया है। अनाहिता को यह समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई कि वह लोग यहाँ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने और शादी करने आए हैं। न सिर्फ अनाहिता को बर्बाद करने मिशन आया फेल हुई, बल्कि उसे अपने ही किया चीजों का फल भुगतना पड़ रहा। और शनाया के कैरेक्टर से यह बात तो साफ थी कि इस तरह की शादी में शनाया और विकी के साथ कभी खुशी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगी। इस सिचुएशन पर अनाहिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उन दोनों के देखने से पहले ही उसने उन दोनों के पास जाकर उनसे कहा, क्या हाल है शनाया विकी? शनाया ने अपना सर घूमकर सामने अनाहिता को देखा। अनाहिता उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और अगर इस वक्त उसे बॉडीगार्ड ने नहीं पकड़ा होता तो वह पक्का अनाहिता की जान ले लेती। अनाहिता ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे शनाया के घूरने का मतलब समझ में नहीं आया और बोली, शनाया क्या बात है? उसने मासूम बनाकर पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? यू बिच, शनाया ने छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए कहा, तुमने ही यह सारा प्लान किया था है ना मेरे खिलाफ? अनाहिता की आंखें गोल हो गई। वह ऐसा कैसे कह सकती है? क्या उसे नहीं पता कि किसने क्या प्लान किया था? शनाया, मुझे लगता है कि तुमने मेरे बारे में पहले से ही राय बना ली है। अनाहिता ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बाय द वे, तुम लोग यहाँ मैरिज रजिस्टर ऑफिस में क्या करने आए हो? अनाहिता ने मासूम बनकर यह सवाल पूछा, जिससे शनाया और गुस्से में चिल्लाई, यू बिच, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन अनाहिता पर उसके चिल्लाने या फिर कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त बॉडीगार्ड ने शनाया को इस तरह पकड़ा हुआ था जैसे उन्होंने किसी पागल कुत्ते को पकड़ा हुआ है और शनाया उनसे लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर सब बेकार। विकी, तुम भी यहाँ हो? अनाहिता ने गुस्से में खड़े विक को देखकर कहा, एक मिनट, क्या तुम दोनों शादी करने आए हो? विकी ने गुस्से में अपने अपने दांत पीस लिए। वह अनाहिता कोई ना कोई जवाब नहीं देना चाहता था। उसने कई बार यह सपना देखा था कि शनाया से उसकी शादी होगी और वह हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन कल रात पार्टी में जो कुछ भी शनाया नहीं कहा उसके बाद उसे समझ में आ गया कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह गलती थी। शनाया को वह कभी पसंद नहीं था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उनकी इस शादी से खुश था, मगर थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन उसे थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और गुस्से में गुराते हुए बोला, तथा इज नन योर बिजनेस। हाँ, यह तो सही कह रहे हो, अनाहिता ने कहा। अरे याद आया, कल तो आदर्श अंकल ने कहा था कि तुम दोनों भी शादी करके यहाँ से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले हो ना? मुझे याद नहीं रहा, उसके लिए सॉरी और तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। शनाया उसकी बातों में छुपा मजाक साफ समझ रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यू बिच, यह सब तुम्हारे लिए मजाक है ना? मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम मजाक कर रही हो, भाग जाओ यहाँ से।
विकी ने आगे बढ़कर शनाया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसे छुपाता उससे पहले ही शनाया ने उसका हाथ झटक दिया और बहुत गुस्से में घुरा। उसके इस बिहेवियर से विकी काफी हर्ट हो गया और उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अनाहिता पर उतारते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम यह मत समझना कि हमें लगेगा कि तुम हमारी खुशियों में शामिल होने आई हो। मुझे पता है कि तुम हमारा मजाक उड़ाने वाली हो, लेकिन अब तमाशा खत्म हो गया है, तो चली जाओ यहाँ से और ना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अनाहिता ने मासूम बनाकर कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। उसने मुस्कुरा कर कहा, माफ करना, मैं यहाँ तुम लोगों की शादी सेलिब्रेट करने या फिर तुम्हें मुबारकबाद देने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ खुद के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लेने आई थी। इतना कहकर उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट उन दोनों को दिखाया तो विकी हैरान हो गया। वही शनाया जो अब तक गुस्से में चिल्लाई जा रही थी, उसने भी शांति से अनाहिता का सर्टिफिकेट को देखकर पूछा, कौन, किस शादी की तुमने? यह तो सीक्रेट है, अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा। अचानक शनाया हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, है मैं जानती थी तुम जैसी बुरी लड़की को अपने किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिलती है। पक्का तुम्हारे उसे बाप ने तुम्हें एक आमिर बूढ़े के हाथों बेच दिया होगा ताकि उसे अपनी ऑफिस की बिल्डिंग को बनवाने के लिए पैसे मिल सके। विक्की ने भी उसका मजाक उड़ाने वाला हंसी के साथ उसे देखा और कहा, मुझे लगा था तुम्हारे काफी हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन अब पता चला कि तुम अपने फादर के लिए सिर्फ एक मोहरा हो। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो तुम शनाया पर कैसे हंस सकती हो? शनाया को अचानक की एहसास हुआ कि विकी से शादी करना अनाहिता की तरह एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी करने से काफी बेहतर है। भले ही विकी अमीर नहीं है और ना ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन कम से कम उसकी उम्र का है और उससे बहुत प्यार करता है। वह कुछ भी क्यों ना करे, विकी हमेशा उसका साथ देगा। यह सब सोचते हुए अचानक से शनाया का मूड काफी अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अनाहिता की एक अमीर बुढ़े इंसान से शादी की बात उसके सारे दर्द भुलाने के लिए काफी थी और वो इतना खुश महसूस कर रही थी कि उसे हंसने का मन कर रहा था। क्या हो गया कि अनाहिता इतनी सुंदर है और एक अच्छी डॉ है, उसे फिर भी एक बुढ़े इंसान से शादी करनी पड़ी। तुम्हारी किस्मत उसी वक्त लिख दी गई थी जब तुम पैदा हुई थी, शनाया ने एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ कहा। अनाहिता, तुम कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगी और यह बात डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? अचानक से एक बहुत ही धीमी और अट्रैक्टिव आवाज सुनाई थी। यह आवाज सुनते ही शनाया अपनी जगह पर जम गई। यह तो, उसने अपना सर उठाकर देखा तो सामने रुद्राक्ष खड़ा था जो बहुत ही गुस्से में उन्हें घूर रहा था। रुद्राक्ष यहाँ क्या कर रहा है? तभी अचानक उसे अनाहिता के मैरिज सर्टिफिकेट की याद आई। एक मैरिज सर्टिफिकेट, अनाहिता और रुद्राक्ष। यह सोचते ही शनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या अनाहिता की शादी सचमुच किसी बूढ़े अमीर आदमी से नहीं रुद्राक्ष से हुई है? इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अनाहिता एक गांव की गवार है, उस जैसी लड़की से रुद्राक्ष जैसा हैंडसम और अमीर इंसान क्यों शादी करने लगा? यह पक्का एक इत्तेफाक होगा कि रुद्राक्ष यहाँ है या फिर कोई गलती है। ऐसा लगा जैसे रुद्राक्ष ने शनाया के मन की बात समझ ली और उसे गलत साबित करने के लिए वह धीरे से चलकर अनाहिता के बराबर खड़ा हो गया और उसने अपने एक हाथ से प्यार से अनाहिता की कमर को पकड़ लिया। बिना एक शब्द कहे ही शनाया के सारे शक दूर हो गए। आखिरी बार जो उसने कहा था कि अनाहिता को कभी खुशी नहीं मिलेगी, वह उसके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह पड़ा था। शनाया का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह उसे और फ्रस्ट्रेशन में पागल होने वाली थी। क्यों? इसकी हिम्मत कैसी हुई? एक गांव की गवार अनाहिता रुद्राक्ष से कैसे शादी कर सकती है? और वह जो शहर में बड़ी पली बड़ी एक सुपर मॉडल है, उसे विकी जैसा एक बदसूरत और गरीब इंसान क्यों मिला? शनाया ने गुस्से में अपनी मुठियां बांधी हुई थी और उसके नाखून उसके स्किन में घुस रहे थे, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं हो रहा था। रुद्राक्ष ने बहुत ही आराम से अनाहिता का कोट उसे पहनाया और बहुत ही कोल्डली शनाया और विकी को घूरते हुए बोला, मैं आखिरी बार तुम दोनों की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर अगली बार मैंने देखा कि तुम लोग मेरी वाइफ से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो मैं यह मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें इस बात का पछतावा जिंदगी भर हो। उसकी कोल्ड नजरें और धमकी सुनकर डर के मारे शनाया और विकी कांपने लगे। रुद्राक्ष की प्रेजेंस ही ऐसी थी जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग नहीं टिक पाते थे। तो शनाया और विकी किस खेत की मूली थे? शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त बेहोश हो जाएगी। वह सिर्फ अनाहिता और रुद्राक्ष को उनकी गाड़ी में बैठते हुए देखती रही। उनकी गाड़ी के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुन शनाया को यह एहसास हुआ कि वह और अनाहिता दोनों ही बहुत ही अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। अनाहिता के पास दुनिया का सबसे हैंडसम और अमीर आदमी है जो उसकी फिक्र करता है और अब अनाहिता को पूरी जिंदगी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका क्या? जब शनाया को अपनी शादी का ख्याल आया तो गुस्से अपने पैर कमजोर महसूस होने लगे और वह अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गए। विकी जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे आया, लेकिन पिछली बार की तरह शनाया ने इस बार उसे दूर नहीं धक्का दिया।
यह देखते ही विकी बहुत खुश हो गया, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि शनाया के साथ कुछ गलत है। उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी और ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया से उसका नाता खत्म हो गया है। शनाया, शनाया, विकी ने पैनिक होकर चिल्लाया। लेकिन वहां पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था सिवाय उनके बॉडीगार्ड के, जो विकी से भी ज्यादा शॉक में थे। जब रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में आकर बैठा तो आगे बैठे ड्राइवर ने रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए और बीच का पार्टीशन ऑन कर दिया। घड़ी का माहौल काफी अजीब सा हो गया था और इस तरह पार्टीशन और करने से अनाहिता काफी अनकंफर्टेबल हो गई। अनाहिता ने इतनी जल्दी आसानी से डर जाने पर खुद ही को मन ही मन गाली दी। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं एक नई नवेली दुल्हन की तरह नर्वस क्यों हो रही हूँ? अनाहिता अंदर ही अंदर खुद को डांट लगा रही थी। तभी अचानक से रुद्राक्ष ने पीछे रखे बैग से एक डॉक्यूमेंट निकालकर अनाहिता को दिया, जो एक एग्रीमेंट था। क्या है यह? अनाहिता ने हैरान होकर पूछा। यह हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूल्स है, जिन्हें हमें मानना होगा, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। मैंने यह रूल्स तुमसे बिना पूछे बनवा दिया है, ठीक से पढ़ लो। अगर तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगता तो हम ठीक कर देंगे और उसके बाद इस पर हम दोनों के साइन होंगे और हम उनके पास एक ही कॉपी रहेगी। हैरान अनाहिता ने एग्रीमेंट को एक बार ध्यान से देखा। एग्रीमेंट बिल्कुल डिटेल में बनाया गया था। जहां पर अनाहिता को वाइफ और रुद्राक्ष को हस्बैंड के तौर पर मेंशन किया हुआ था। जैसे जैसे वह एग्रीमेंट पढ़ती गई वैसे वैसे वह हैरान होती जा रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 122, तारीफ या बेइज्जती। अब तक आपने सुना कि अनाहिता मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर और विक्की को देखते हैं, और जब शनाया उसका मजाक उड़ा रही होती है तभी वहां रुद्राक्ष आ जाता है और शनाया और विक्की को पता चलता है कि अनाहिता की शादी रुद्राक्ष से हुई है, तो वह दोनों शॉक हो जाते हैं। अब आगे। रुद्राक्ष ने एग्रीमेंट अनाहिता को पकड़ा दिया। अनाहिता ने एग्रीमेंट को देखा तो पहले उसे लगा कि यह एग्रीमेंट रुद्राक्ष ने अपनी सहूलियत के लिए बनवाया होगा, ताकि वह बता सके कि उनकी शादी के दौरान अनाहिता को क्या क्या करना है। लेकिन जैसे जैसे वह एग्रीमेंट को पढ़ती गई उसे यह रियलाइज हुआ कि इस एग्रीमेंट के अनुसार सारे फायदे उसे मिलाने वाले हैं और रूल्स और रेगुलेशन का पालन रुद्राक्ष को करना है। उन नियमों में से एक नियम यह भी था कि अगर हस्बैंड का बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर हो जाता है और वाइफ को इस बारे में पता चल जाता है तो वह डिवोर्स ले सकती है और उसे हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी एलिमनी के तौर पर मिल जाएगी। इस पूरे एग्रीमेंट में अनाहिता के लिए सिर्फ यह रूल था कि वह कभी भी किसी लड़के के करीब नहीं जा सकती है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो डिवोर्स होगा या नहीं होगा वह रुद्राक्ष की मर्जी होगी, और अगर डिवोर्स हुआ तो अनाहिता की भी सारी प्रॉपर्टी रुद्राक्ष को मिल जाएगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो उस एग्रीमेंट का सीधा फायदा सिर्फ अनाहिता को होने वाला था। अनाहिता ने शौक होकर रुद्राक्ष को देखा और हैरानी से पूछा, रुद्राक्ष क्या तुमने यह बनवाया है? रुद्राक्ष ने हमें सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल मैंने बनवाया है, क्या कुछ गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं है, अनाहिता ने एग्रीमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या तुमसे कोई गलती हुई है? यहाँ पर इतने सारे रूल्स हैं जिनका पालन सिर्फ तुम्हें करना है, ऐसा क्यों? डोंट वरी, इसमें कोई गलती नहीं है, रुद्राक्ष ने अपनी गहरी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुम्हें और कुछ नहीं बोलना है या फिर बदलावाना है तो साइन कर दो। अनाहिता हैरान थी। रुद्राक्ष ने कहा कि उससे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन वह यह सब कर क्यों रहा है? रुद्राक्ष ने जैसे उसके दिमाग को पढ़ लिया और उसने कहा, यह एक तरीका है जिसे तुम यह श्योर हो जाओगी हमारी शादी में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह बात सुनकर अनाहिता और हैरान हो गई और उसके दिमाग में जो सवाल चल रहा था आखिर में उसने बोल दिया, रुद्राक्ष तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? अगर वह मुझसे प्यार नहीं करता तो उसने शादी करने के लिए इतनी बार क्यों कहा, और सिर्फ अनाहिता को भरोसा चलाने के लिए वह इतने आगे तक चला गया और एग्रीमेंट तक बनवा लिया। अनाहिता का ध्यान रुद्राक्ष के चेहरे पर था जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि रुद्राक्ष ने नर्वसनेस में अपनी मुठियां कसी हुई थी। कुछ सेकंड बाद रुद्राक्ष ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता मगर तुमसे नफरत भी तो नहीं करता, लेकिन मैं एक बात साफ कह देता हूँ कि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जिसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स होगी? ठीक है फिर तो साइन करो, रुद्राक्ष ने कहा। अनाहिता ने गुस्से में अपने दांत पीसे और एग्रीमेंट साइन कर दिया और मन ही मन बोली, इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा है, मैं क्यों नहीं साइन करूंगी। अच्छा ही है कि रुद्राक्ष मुझे पसंद नहीं करता, अगर उसके मन में ऐसी कोई फीलिंग होती तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती। अच्छा ही है, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ना ही कुछ और। उन्होंने ही एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और फिर खिड़की के बाहर देखने लगे। गाड़ी में पूरी तरह शांति फैली ली हुई थी।
ठीक 10 मिनट बाद उनकी गाड़ी एक प्राइवेट रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। जैसे ही अनाहिता नीचे उतरी और उसने रेस्टोरेंट का बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था सीता's किचन, वह अपनी जगह पर जम गई। सीता राठौर, क्या यह की मॉम का नाम है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। रुद्राक्ष ने उसकी सोच को बीच में काटते हुए कहा और पीछे से हल्का सा धक्का दिया। अनाहिता ने बिना कुछ कहे कदम आगे बढ़ाए और रेस्टोरेंट्स के अंदर चली गई। उसे लगा कि नाम सिर्फ एक इत्तेफाक है, सीता नाम की कई लड़कियां होगी इस दुनिया में। अभी सुबह के 11 बज रहे थे और लंच टाइम या फिर ब्रेकफास्ट टाइम न होने की वजह से रेस्टोरेंट तकरीबन खाली था। अनाहिता ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और एक नजर में देखकर ही उसे ऐसा लगा कि एक और एक्सपेंसिव और ठीक है। भले ही सब काफी अच्छा है, लेकिन नाम के अलावा उसे कुछ स्पेशल नहीं लगा। दोनों ही एक चेयर पर जाकर आमने सामने बैठ गए। अनाहिता तब तक कुछ नहीं बोली जब तक रुद्राक्ष ने मेन्यू पढ़ना शुरू नहीं कर दिया। अनाहिता ने पूछा, इस रेस्टोरेंट में इतना क्या स्पेशल है? क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मेरे ऐसे खास डिमांड नहीं है, अनाहिता ने ना में से हिलाते हुए कहा। नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि तुम मुझे किसी महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाओगे जहां की रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो। तुम्हें इंडियन खाना पसंद नहीं है? रुद्राक्ष ने अपनी एक आईडी उठाते हुए पूछा। एक बार फिर अनाहिता ने ना में सर हिलाला और कहा, मैं बस सोच रही थी, छोड़ो कोई बात नहीं, भूल जाओ। रुद्राक्ष की पर्सनैलिटी और उसके स्टेटस को देखकर अनाहिता को लगा था कि वह उसे किसी महंगे 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले ले जाएगा, लेकिन वह उसे एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में लेकर गया है जहां मिडिल क्लास के लोग भी आसानी से खाना खा सकते हैं। लेकिन अनाहिता को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पैसों का ऑफ करना, महंगी महंगी चीज खरीदना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही वह खाने में चुजी थी। अनाहिता ने सारे ख्यालों को झटका और अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया और मेन्यू रुद्राक्ष को दे दिया। रुद्राक्ष ने मेन्यू में से कोई सारे चीज मंगवा। जल्दी खाना आ गया। लेकिन खाने का पहला निवाला खाते ही अनाहिता को ऐसा लगा जैसे वह यह स्वाद पहचानती है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, यह सोचकर कि शायद यहाँ का सेफ कोई लोकल होगा जिन्हें नॉर्मली जनरल लोगों की टेस्ट की खबर होगी। लेकिन खाने का दूसरा निवाला लेते ही वह फीलिंग और स्ट्रांग हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने यह खाना पहले भी बहुत बार खाया है, लेकिन उसने फिर नहीं माना और दूसरा खाना टेस्ट किया। लेकिन दूसरा खाना टेस्ट करने पर भी उसकी फीलिंग गई नहीं और भी बल्कि बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे हो वह खाने का टेस्ट पहचानती हो, मगर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अनाहिता ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, क्या मैं यहाँ पहले भी आई हूँ? हाँ, तुम आई हो। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें कैसे पता? अनाहिता ने हैरान होकर पूछा। उसने एक नैपकिन से अपना मुंह पूछा और जवाब दिया, मैंने तुम्हारे मॉम के बारे में जो पुराने आर्टिकल सब न्यूज थे उन्हें पढ़ा था और इन्वेस्टिगेट किया था, जिनमें कई सारी फोटोज थी जिनमें तुम्हारी मॉम तुम्हें यहाँ लेकर आ रही थी, जिनसे आप पता चल रहा था कि तुम्हारी मॉम अक्सर तुम्हें यहाँ लेकर आती थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। अनाहिता ने उस खाने को देखा, ऐसा लगा जैसे वह किसी अपनी जगह पर आ गई है और इस बार भी उसकी माँ उसके साथ है। अचानक अनाहिता को रेस्टोरेंट का नाम याद आया और उसने हैरानी से पूछा, और रेस्टोरेंट के नाम का क्या? यह बात सुनते ही रुद्राक्ष ने चुटकी बजाई और वह वेटर जो थोड़ी देर पहले उनके लिए खाना लेकर आया था, उसने मुस्कुराते हुए एक फाइल लाकर अनाहिता के सामने रख दी। अनाहिता ने उस फाइल को खोलकर देखा तो वह इस रेस्टोरेंट के ट्रांसफर एग्रीमेंट के पेपर थे। क्या यह तुम्हारा रेस्टोरेंट है? अनाहिता ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने खरीदा है, लेकिन तुम साइन कर दोगी इस एग्रीमेंट पर तो तुम्हारा हो जाएगा। अनाहिता ने हैरानी से एग्रीमेंट को देखा और कहा, तुम? लेकिन वह आगे की बात बोल नहीं पाई। रुद्राक्ष अपना गला साफ करते हुए कहा, यह हमारी शादी का तोहफा है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें पसंद आया? अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। थैंक यू, अनाहिता ने बहुत ही मुश्किल से कहा। तुम रो क्यों रही हो? अनाहिता को रोते हुए देखकर रुद्राक्ष खड़ा हुआ और रुमाल निकालकर उसके आंसू पहुंचने लगा। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, अनाहिता ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं बस खुश हूँ, थैंक यू। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, अगर मुझे पता होता कि यह देखकर तुम इस तरह रोने लगोगी तो मैं कभी ऐसा करता ही नहीं। और फिर मन ही मन बोला, मैं बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, ना कि आंसू। अचानक अनाहिता को ऐसा एहसास हुआ कि इतने सालों से उसने अपने दिल को जो सख्त बना रखा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है और उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट का एहसास हुआ। उसने हिचकी लेते हुए कहा, रुद्राक्ष, भले ही तुम अकड़ू हो, एरोगेंट हो, खड़ूस हो, बदतमीज भी होते हो कभी कभी, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो।
रुद्राक्ष ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर इंसल्ट कर रही हो? तुम इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरफ ले सकते हो, अनाहिता ने कहा और रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए सीरियसली कहा, फ्यूचर में तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी वह काफी लकी होगी। क्या तुम अपनी बात कर रही हो? रुद्राक्ष ने उसकी तरह देखते हुए कहा। अनाहिता तो भूल ही गई थी कि उसकी उससे शादी हो गई है। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जल्दी या फिर देर से हम अलग तो हो ही जाएंगे। मैं उस इंसान की बात कर रही थी जिससे तुम्हारी सचमुच शादी होगी, जिसे तुम प्यार करोगे, अनाहिता ने धीरे से कहा। लेकिन पता नहीं क्यों उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। तभी अचानक रुद्राक्ष ने कहा, हमें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। क्या? अनाहिता ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, रुद्राक्ष ने अपना गला साफ करते हुए वेटर की तरफ देखा और कहा, क्या इस जूस में शराब मिलाई हुई है? मैं ऑलरेडी बकवास करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर वेटर से उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष यह सवाल क्यों पूछा। कौन सा रेस्टोरेंट ऑरेंज जूस में शराब डाल कर देता है? लेकिन रुद्राक्ष बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे वेटर को घर रहा था, जैसे आंखों से ही कहो कि तुम्हें नहीं बोलना है। वह वेटर भी रुद्राक्ष की बात समझ गया और उसने कहा, सर हमने बस आपकी जूस में थोड़ी सी शराब मिला दी थी आपकी शादी सेलिब्रेट करने के लिए। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, मैं यहीं पर हूँ साइड में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो। और फिर वहां से जाते हुए मन ही मन बोला, क्या इन लोगों की अभी अभी शादी नहीं हुई है? तो इतना क्यों शर्मा रहे हैं, जैसे यह लोग अपनी फसरत डेट पर आए हैं। कोई नहीं, छोड़ो, अगर हमारे रेस्टोरेंट के ओनर इतने गुड लुकिंग कपल होंगे तो हमारा बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि बाद की बात तो साइड है, इस रेस्टोरेंट के नए मालिक का स्टेटस ही काफी है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वही टेबल पर अनाहिता बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को शांत रखकर खाना पर फोकस करने की। भले ही उसने पूरे खाने के दौरान कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसका दिल खुशी से झूम रहा था। आगे कहानी में क्या हो गया जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 123, शक दूर करने का प्लान। अब तक आपने सुना कि शादी रजिस्टर होने के बाद रुद्राक्ष अनाहिता से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और अनाहिता को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जो उसने अनाहिता के लिए खरीदा था। अब आगे अनाहिता ऊपर से शांति थी मगर अंदर से वह खुशी से झूम रही थी। भले ही उसे अपने पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ याद ना हो, मगर इस खाने को महसूस करके ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके पास है। रुद्राक्ष ने भी अनाहिता के ख्यालों को बिल्कुल नहीं टोका और वह अपना खाना खाने लगा। जब उनका का खाना फाइनली खत्म हो गया था तब रुद्राक्ष ने कहा, क्या तुम्हें कुछ याद आया? उसकी बात सुनकर अनाहिता को सपोर्ट करने में कुछ सेकंड लगे। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यह उम्मीद थी कि मुझे अपनी याददाश्त वापस मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, रुद्राक्ष हाँ में सर हिलाया। कहा, बहुत सी ऐसी चीज है तुम्हारे पास्ट के बारे में जो तुम्हें याद नहीं है। दूसरी जगह पर दूसरे इंसानों से सच्चाई पता लगाने के बदले तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो सच्चाई जल्दी पता चल जाएगी। कुछ भी जो तुम्हें याद आएगी वह तुम्हारी मॉम के पास्ट के बारे में जानने में मदद करेगा। अनाहिता ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानती हूँ मगर इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया था इस उम्मीद से ताकि मेरी याददाश्त वापस आ जाए, मगर कोई काम नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम यहाँ से अपनी यादों से दूर थी। रुद्राक्ष ने एक एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा, अब जब तुम वापस आ गई हो तो तुम्हें लगातार उन जगहों पर जाना चाहिए जहाँ तुम्हें तुम्हारी मोम ले जाया करती थी और उन चीजों को करना चाहिए। यह किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ज्यादा इफेक्ट होगा। शायद अनाहिता की आवाज धीमी थी मगर उसने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा कर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सारी चीज मेरी याददाश्त वापस दिलाने में मदद करेंगे या फिर नहीं, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ अक्सर आते रहूंगी। जब तुम्हारा मन करे तुम आ सकती हो, वैसे भी यह रेस्टोरेंट तुम्हारा है। अनाहिता उसे फिर से थैंक यू कहना ही वाली थी, तभी रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ आगे दिखाकर रुकते हुए कहा, अगर तुम मुझे फिर थैंक यू कहने वाली हो तो मत बोलो। खाने के दौरान ही मैंने इतनी बार थैंक यू सुन लिया है कि अब मैं पक गया हूँ। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने हंसते हुए कहा, किस तरह के इंसान हो तुम, जिसे लोगों के मुंह से अपनी तारीफ और थैंक यू सुनना अच्छा नहीं लगता। जैसे ही अनाहिता ने अपनी बात खत्म की, टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजा। अनाहिता ने स्क्रीन की तरफ देखा तो ममता उसे कॉल कर रही थी। अनाहिता ने एक नजर रुद्राक्ष को देखा और बिना किसी की हिचकिचाहट के कॉल उठा लिया। क्या बात है? ममता ने उसे सब कुछ बता दिया, अनीता के साथ हुआ वह सब भी। क्या वह सचमुच पागल हो गई है? अनाहिता ने एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मैम, मैं 100% श्योर हूँ कि वह पागल हो गई है। मुझे पक्का यकीन है कि वह कोई नाटक नहीं था। मायरा की मौत ने उन्हें बहुत बुरा सदमा पहुँचाया है, मगर आपको संभल के रहने की जरूरत है।
मैं जानती हूँ, अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, इन सब के अलावा वहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक और चीज हुई, मगर मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे वह बताना चाहिए या नहीं। बोलिए। मैंने सुना कि मिस्टर अरोड़ा आपके फादर को बता रहे थे कि कल आपने कैसे उनके घर पर उनकी जान बचाई। यह बहुत ही अच्छी बात है, मगर पता नहीं क्यों सर यह सारी बात सुनने के बाद थोड़े अजीब से दिख रहे थे। अनाहिता का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। मैं जानती हूँ, उतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। क्या बात है? रुद्राक्ष ने उसके एक्सप्रेशन में चेंज नोटिस कर लिया और पूछा, कुछ हुआ है क्या? तुम 1 मिनट पहले मुस्कुरा रही थी और अब तुम्हारे मुस्कुराहट गायब हो गई। अनाहिता ने अपना चम्मच नीचे रखा और शांति से जवाब दिया, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। तुम पहले क्या सुनना चाहोगे? कुछ सेकंड सोचने के बाद रुद्राक्ष ने कहा, मैं पहले गुड न्यूज सुनूंगा। गुड न्यूज यह है कि मायरा की मौत की वजह से अनीता को बहुत गहरा सदमा लगा है और वह पागल सी हो गई है। भले ही मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वह यह सब नाटक नहीं कर रही है, आफ्टर ऑल उसकी एक्टिंग स्किल्स काफी कमाल की है, हो सकता है वह यह सब सिर्फ हिमेश मल्होत्रा की सिंपैथी और भरोसा पाने के लिए कर रही हो। रुद्राक्ष ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, यह कोई गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज क्या है? हिमेश मल्होत्रा को एक बार फिर से मुझ पर शक हो गया है, अनाहिता सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा। रुद्राक्ष एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसके सवाल पर अनाहिता ने अभी अभी ममता जी से जो कुछ भी सुना था वह सारी बातें रुद्राक्ष को बता दी और बोली, वह आदमी शकी किस्म का है। उस बैरिस्टर चैंपियनशिप में मुझे पक्का यकीन था कि उसे मुझ पर शक होगा, मगर कॉफी बनाना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। कोई भी कुछ प्रैक्टिस से लेट आर्ट सीख सकता है, लेकिन कोई भी कुछ ही दिनों में डॉक्टर नहीं बन सकता, और यही बात काफी है हिमेश मल्होत्रा मन में शक पैदा करने के लिए। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष कुछ पल के लिए शांत हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अनाहिता, क्या तुम अब मुझे बताओगी कि तुमने यह सब कुछ कहाँ से सीखा? अनाहिता कोई जवाब देती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने आगे कहा, अगर तुम्हारा मन ना हो तो तुम मुझे नहीं बताओगी तो चलेगा। अनाही ने 2 सेकंड सोचा, उसके बाद रेस्टोरेंट के ट्रांसफर एग्रीमेंट कसकर पढ़ते हुए बोली, एक्चुअली मैं कभी गांव में रही ही नहीं। इतना कहकर अनाहिता रुक गई और रुद्राक्ष का रिएक्शन देखने लगी, लेकिन रुद्राक्ष बिल्कुल शांत था। उसे इतना शांत देखकर अनाहिता ने हैरान होकर पूछा, तुम इस बारे में पहले से पता था? मैंने अंदाजा लगा लिया, जो इंसान गांव में पला बढ़ा हो वह इतनी सारी चीजों में मास्टर नहीं हो सकता है, जैसे कि लेट आर्ट, चेस, सबसे ज्यादा जरूरी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो। एक चीज है जो मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ पली बड़ी और किसके साथ रह रही थी। क्या तुम विलियम्स को जानते हो? अनाहिता ने पूछा। उसका सवाल सुनकर 1 सेकंड के लिए रुद्राक्ष रुक गया और उसने फिर पूछा, क्या तुम उन विलियम की बात कर रही हो जो दुनिया के फेमस साइकेट्रिस्ट कपल है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, वही लोग थे जिन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे गोद ले लिया। उसके बाद मैं उन्हीं के साथ रही। शोक के मारे रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो गई। कुछ सेकंड्स के बाद उसने फाइनली कहा, ओ तभी कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम इतनी अच्छी तरीके से पोस्ट मैट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को ठीक कर सकती हो, मगर जहाँ तक मुझे याद है और मैं जानता हूँ, तुम ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में ज्यादा माहिर हो। क्या तुम्हारे मॉम डैड ने ही तुम्हें यह सिखाया? हाँ, उन्होंने ही सिखाया। अनाहिता ने फिर हाँ में सर हिलाया। वह सिर्फ साइकेट्रिक नहीं है, वह लोग जानते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आज तक मेडिकल साइंस को पता नहीं चल पाया है। इसलिए उन्होंने ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन पर भी रिसर्च करना शुरू किया था, और अपनी रिसर्च को और एक्यूरेट करने के लिए वह लोग एशियन आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रिचार्ज करना चाहते थे। इस वजह से वह लोग उस गांव में आए थे, क्योंकि इस गांव में एशियन आयुर्वेदिक मेडिसिन के एक बहुत जानकारी वेद रहते थे, और यह इत्तेफाक ही था कि वहां पर उन्हें जख्मी हालत में मैं मिली और वह मुझे अपने साथ ले गए, और इस वजह से मैं उनके साथ अमेरिका में ही पल ही पड़ी। मेरे बारे में जो अफवाह है कि मैं गाँव में पाली बड़ी हूँ, वह झूठ है जो मैंने ही फैलाई है। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे सब कुछ समझ में आया। सबको यही लगता है कि तुम गांव से आई हुई हो, लेकिन कोई यह नहीं सोच सकता कि तुम फेमस साइकेट्रिस्ट कपल विलियम्स की गोद ली हुई बेटी हो। हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनकी आइडेंटिटी सबके सामने नहीं ला सकती। मैं समझता हूँ। रुद्राक्ष फिर शांत हो गया। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने एक्साइटेड होकर कहा, मुझे अचानक कुछ याद आया। कोई एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? यह बात सुनते ही अनाहिता की आंखों में चमक आ गई। रुद्राक्ष ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, उसके लिए तो हमें अपने प्यारे लविंग हस्बैंड वाइफ वाला नाटक जारी रखना होगा थोड़ी दिनों के लिए। अनाहिता कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के बाहर रुकी। जब रुद्राक्ष और अनाहिता वहां पहुंचे, तब तक आधे से ज्यादा मेहमान जा चुके थे। सिर्फ हिमेश मल्होत्रा से बात करते हुए आदेश जी वहीं रुके हुए थे।
जब उन्होंने अनाहिता को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, तुम कहाँ गई थी? इतनी देर से मैंने तुम्हें देखा नहीं। अनाहिता तो बहुत गौर से यह हिमेश मल्होत्रा के एक्सप्रेशन देख रही थी और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे और जो आंखों में शक था उसे अनाहिता ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। आज से पहले हिमेश मल्होत्रा कभी उसे इस तरह नहीं देता था, लेकिन अनाहित ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ नोटिस नहीं किया और हमेशा की तरह नॉर्मली हिमेश मल्होत्रा को ग्रीट किया और फिर आदर्श जी को ग्रीट करने के बाद बोली, मैं बस कुछ मामलों को संभाल नहीं गई थी रुद्राक्ष के साथ। ठीक उस वक्त आदर्श जी की नजर पीछे खड़े रुद्राक्ष पर पड़ी। मिस्टर सिंघानिया हेलो, उन्होंने ग्रीट करते हुए कहा। रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, आप आज कैसे हैं मिस्टर अरोड़ा? आदर्श जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो कुछ भी घर पर हुआ उससे थोड़ा स्ट्रेस था, लेकिन अब सबकी ठीक है। रुद्राक्ष को भी ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी मिस्टर अरोड़ा से, इसलिए उसने आगे आकर कहा, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। अगर आपको फिर भी अपनी तबीयत में कुछ खराबी लगे तो आप मेरे दोस्त संभव के अस्पताल जाकर डॉक्टर डेविड से दिखा सकते हैं। वह एक साइकेट्रिस्ट है और बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट, मिस्टर एंड मिसेज विलियम के स्टूडेंट भी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष को जवाब देते हुए आदर्श जी ने कहा, मुझे और किसी अच्छे डॉक्टर की क्या जरूरत जब मेरे सामने इतनी मेरी बड़ी और मिरेकल डॉक्टर है। उन्होंने अनाहिता को देखते हुए कहा। यह बात आते ही अनाहिता नोटिस किया कि हिमेश मल्होत्रा के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए। वह कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने कहा, अनाहिता ने सब कुछ डॉक्टर डेविड से ही तो सीखा है। अनाहिता डॉक्टर डेविड के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वह यह मिरेकल डॉक्टर का टाइटल भी डिजर्व नहीं करती। अनाहिता जो कुछ भी जानती है वह सिर्फ डॉक्टर डेविड की वजह से ही जानती है। उसकी यह बात सुनकर आदर्श जी और हिमेश मल्होत्रा ने हैरानी से कहा, क्या? और अनाहिता उसे घूरने लगी और मन ही मन बोली, हिमेश मल्होत्रा को यकीन दिलाने के लिए पहले लाइन काफी थी, इससे मेरी इतनी बेइज्जती करी की जरूरत नहीं है। हिमेश मल्होत्रा ने जल्दी से पूछा, माहिरा तुमने मेडिसिन कहाँ से सीखी? तुम तो गांव में पाली बड़ी हो ना। उसका यह सवाल सुनते ही रुद्राक्ष और अनाहिता ने एक दूसरे को देखा, उनके जाल में फंस गया। उसने मुस्कुरा कर वही बात बोली जो वह लोग सोच कर आए थे। मैं तो गांव में पहली बड़ी हूँ ना, डैड में मेडिसिन कहाँ से सीख सकती हूँ। कुछ दिनों पहले रुद्राक्ष मुझे अपने दोस्त संभव के अस्पताल ले गया था, जहां इत्तेफाक से मैं डॉक्टर डेविड से मिली और वह किसी की जान बचा रहे थे। उन्हें इस तरह करते हुए देखकर मुझे यह चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने उनसे कुछ थोड़ी बहुत चीज सीख ली। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह चीज मुझे किसी दिन काम आएंगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो। कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 124 डा डेविड आए। अब तक आपने सुना कि अनाहिता को पता चलता है कि रुद्राक्ष की यादाश्त वापस लाने के लिए उस रेस्टोरेंट पर लेकर गया था और उसके बाद वह लोग एक नाटक रचते हैं हिमेश मल्होत्रा का शक दूर करने के लिए। अब आगे अनाहिता का एक्सप्लेनेशन सुनकर हिमेश मल्होत्रा शांत हो गया और धीरे धीरे अनाहिता के लिए उसका शक खत्म होने लगा। दूसरी तरफ आदर्श जी ने हैरानी से कहा, अगर तुम डॉक्टर डेविड से सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ सीख कर मुझे बचा सकती हो तो डॉक्टर डेविड तो और भी कमाल के डॉक्टर होंगे। अनाहिता ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल वह है, लेकिन विलियम्स और भी बेहतर है। आदर्श अंकल, एक्चुअली आपको डॉक्टर डेविड और विलियम्स को थैंक यू कहना चाहिए, ना कि मुझे। आदर्श जी ने हाँ में सर हिलाया और उनकी नजरों में अनाहिता की जो बहुत ज्यादा इज्जत थी वह थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। वह सब चीजें छोड़कर यहाँ मायरा के अंतिम संस्कार में आए थे क्योंकि उन्हें उनके सेवियर से मिलना था। अगर उन्हें पता होता कि अनाहिता ने यह सब कुछ कीजिए और से सीखा है तो वह यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आते। आदर्श जी ने अपना गला साफ करते हुए हिमेश मल्होत्रा को देखकर कहा, मैं यहाँ बहुत देर रुक चुका हूँ, मुझे जाना चाहिए, बाय। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। हिमेश मल्होत्रा आदर्श जी के साथ बाहर जाने लगा। जब वह वापस लौटा तो उसके चेहरे पर पहले वाली ही मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अनाहिता ने एक राहत की सांस ली। भले ही वह थोड़ी शांत हो गई थी मगर उसने आगे से और सतर्क रहने का फैसला कर लिया था। माहिरा, मिस्टर सिंघानिया, आप दोनों की शादी हो गई? हिमेश मल्होत्रा ने बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछा। अनाहिता ने एक यंग एक्साइटेड लड़की की तरह अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा, देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। एक्सीलेंट, हिमेश मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा और उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट लेकर ठीक से देखने लगा जैसे वह कंफर्म कर रहा हो। क्या तुम आज रात यही रुकना पसंद करोगे रुद्राक्ष? अचानक से हिमेश मल्होत्रा ने रुद्राक्ष से पूछा। उसका यह सवाल सुनते ही अनाहिता की स्माइल जम गई। हिमेश मल्होत्रा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट देखते ही वह मिस्टर सिंघानिया से रुद्राक्ष और आप से तुम पर आ गया और उसके अलावा कि क्या रुद्राक्ष यहाँ रुकेगा तो उसे उसके साथ रूम शेयर करना होगा।
यह सोचते ही अनाहिता ने अपने बगल में खड़े रुद्राक्ष को घूर कर देखा। वो आंखों से ही उसे वार्निंग दे रही थी कि वह यहाँ रुकेगा नहीं और यहाँ से जाने का कोई बहाना ढूंढ ले। लेकिन रुद्राक्ष को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, मुझे यहाँ रुककर काफी अच्छा लगेगा। हम यहाँ आ रहे थे तो मारा की मौत की वजह से माहिरा काफी दुखी थी और वह कह रही थी कि वह अकेले नहीं रह पाएगी और अब जब मैं उसका हस्बैंड हूँ तो उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। अनाहिता इस वक्त रुद्राक्ष के ऊपर चिल्लाना चाहती थी और उसके बाल नोच नोच देना चाहती थी, लेकिन वह हिमेश मल्होत्रा के सामने एक नकली मुस्कुराहट बनाए रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा की स्माइल और बड़ी हो गई और उसने कहा, तब मैं सर्वेनेट से कहकर माहिरा का रूम क्लीन करवा देता हूँ और मैं रूम में एक बड़ा बेड भी लगवा देता हूँ। आज के लिए तुम दोनों एडजस्ट कर लो, अगली बार मैं एक बड़ा रूम अनाहिता के लिए सेट करवा दूंगा अगर तुम अक्सर यहाँ आते जाते रहोगे तो। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, थैंक यू डैड। रुद्राक्ष के मुंह से अपने लिए डैड सुनकर और इतनी रिस्पेक्ट से बात करता देखकर हिमेश मल्होत्रा बहुत खुश हो गया। अनाहिता ने रुद्राक्ष की तरह देखा और मन ही मन सोचा कि यह आदमी कितनी जल्दी कैरेक्टर पकड़ लेता है, इसे एक्टर होना चाहिए था। इस वक्त एक हाउसकीपर सीडीओ से डरता हुआ नीचे आया और उसने कहा, सर हम लोग मैम के पास खाना लेकर गए थे मगर उन्होंने खाना फेंक दिया, प्लीज चलकर आप देखिए। हिमेश मल्होत्रा ने गुस्से में कहा, अगर वह खाना नहीं खाना चाहती तो उसे इसी तरह भूखा छोड़ दो, जब उसे भूख लगेगी तो खुद खाना खा लेगी, देखते हैं यह पागलपन वह कितने टाइम तक जारी रखती है। अनाहिता ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे कुछ नहीं पता और कंफ्यूजन में पूछा, आंटी को क्या हुआ है डैड? वह यह सच्चाई मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मारा मर चुकी है और तमाशा किया जा रही है, इसलिए मैंने उसे रूम में बंद कर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी हरकतों को वजह से जो मेहमान अंतिम संस्कार में आए थे वह सब देखे। हिमेश मल्होत्रा ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। अनाहिता ने भी हाँ में सर हिलाए और कहा, अनीता आंटी मायरा से बहुत प्यार करती थी और उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, भले ही वह गोद ली हुई क्यों ना हो, और यह नेचुरल सी बात है कि मायरा के अचानक के इस तरह चले जाने से वह इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसकी यह बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने ऑकवर्डली गला साफ किया और कहा, इन सब के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, वह वक्त के साथ वह ठीक हो जाएगी। लेकिन हम अनीता आंटी को इस तरह डिफरेंस तो नहीं छोड़ सकते ना, और अगर इस तरह वह दुख में रहेंगी, खाना नहीं खाएंगी तो उनकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। डैड कैसा रहेगा अगर हम डॉक्टर डेविड को उन्हें देखने के लिए एक बार बुला ले? उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, यह काफी अच्छा आइडिया है, क्या वह सिर्फ अनीता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? तभी रुद्राक्ष ने जल्दी से कहा, डोंट वरी डैड, मैं अभी डॉक्टर डेविड को कॉल करता हूँ, वह जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच रुद्राक्ष। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल अब हम परिवार हैं, रुद्राक्ष ने कहा और डॉक्टर डेविड को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकला। और रुद्राक्ष चाहता था कि अनाहित का प्लान बहुत ही स्मूथली जाए, इसलिए उसने डॉक्टर डेविड को रास्ते में आते वक्त ही सारा प्लान समझा दिया था और इस वक्त सिर्फ हिमेश मल्होत्रा के सामने उन्हें कॉल करने का नाटक कर रहा था। डॉक्टर डेविड भी पहले से ही प्रीत है, इसलिए वह तुरंत आने के लिए मान गए। रुद्राक्ष ने कॉल कट किया और हिमेश मल्होत्रा से बोला, वह आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर डेविड यहाँ आने के लिए मान गए, वह जितने अच्छे डॉक्टर हैं उससे मुझे पक्का यकीन है कि उनके इलाज से अनीता तुरंत ही नॉर्मल हो जाएगी। हिमेश मल्होत्रा ने एक रात की सांस छोड़ते हुए कहा, लेकिन अपने प्लान के बारे में सोचते हुए जिसके जरिए अनाहिता एक ही बार में अनीता और विनोद को बर्बाद कर देगी। अनाहिता की आंखें चमक रही थी। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों की चमक को नोटिस कर लिया और हिमेश मल्होत्रा के वहां से जाते ही कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हारे पास एक और अच्छा आइडिया है, चलो बताओ तुम्हारा ब्राइट आइडिया। अनाहिता ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या अब तुम दिमाग भी पढ़ सकते हो? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष हंसा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। अनाहिता ने मुस्कुराकर उसे देखा और डिसाइड किया कि थोड़ी देर पहले जैसे रुद्राक्ष ने उसे सस्पेंस में रखा था वैसे ही वह भी करेगी और कहा, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, बस तुम साइड में बैठो और सब कुछ होते हुए देखो। रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर एक क्यूरियस लुक लाया और क्या होने वाला है उसका इंतजार करने लगा। डॉक्टर डेविड जल्दी ही वहां पहुंच गए और अनाहिता को देखते ही बहुत एक्साइटेड हो गए, लेकिन रुद्राक्ष ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में किया और अपने यूजुअल एटीट्यूड के साथ रुद्राक्ष से पूछा, पेशेंट कहाँ है मिस्टर सिंघानिया? वह ऊपर है। रुद्राक्ष ने अनाहिता की तरफ देखा और कुछ दिन बाद बोला, मैं हिमेश मल्होत्रा को लेकर आता हूँ, तुम डॉक्टर से तब तक बात कर सकती हो। ओके। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर डेविड को लेकर ऊपर जाने लगी, लेकिन ऊपर जाते ही एक साइड में उसने डॉक्टर डेविड को खड़ा होने के लिए कहा। क्या बात है? डॉक्टर डेविड ने कंफ्यूजन में पूछा। अनाहिता ने बहुत ही धीरे से डॉक्टर डेविड को कुछ कहा,
जिससे उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या तुम्हें यह चीज मिली कहाँ से? मैंने तो सुना था कि यह चीज बनते ही बैन कर दी गई थी। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस वही कहिएगा जो मैंने अभी अभी आपसे कहा है, अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा। डेविड हाँ में सर हिलाया और बहुत ही कॉन्फिडेंसली उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। ओके, अनाहिता ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। ठीक उसी वक्त उसे हिमेश मल्होत्रा की सीढ़ियां से ऊपर आने की आवाज सुनाई दी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक चिंता भरे एक्सप्रेशन लाकर डॉक्टर डेविड से कहा, प्लीज मेरी आंटी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर डेविड। अनाहिता की एक्टिंग स्किल्स देखकर डॉक्टर डेविड हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने अपना शांत नेचर बनाए रखा और अपना गला साफ करते हुए प्रोफेशनली बोला, डोंट वरी मिस मल्होत्रा, मैं आज से पहले ऐसे कई केसेस देखे हैं, मुझे पता, यकीन है यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। हिमेश मल्होत्रा ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष के साथ ऊपर आया और जैसे ही उसने डॉक्टर डेविड की बात सुनी, उसने उनका हाथ पकड़कर एक्साइटेड होकर कहा, आप बहुत इज्जत के काबिल है डॉक्टर डेविड, प्लीज मेरी वाइफ को देखिए, मैं अभी अभी अपनी बेटी खोई है और मैं इस वक्त अपनी वाइफ को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हिमेश मल्होत्रा सिर्फ अनीता को इसलिए ठीक करना चाहता था कि वह आगे से उसे पूरे समाज के सामने बेइज्जती ना करवाए। अनाहिता ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। उसने हिमेश मल्होत्रा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, डॉक्टर डेविड, हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। डेविड ने हाँ में सर हिलाया और हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखकर पूछा, पेशेंट कौन से रूम में है? आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। इतना कहकर हिमेश मल्होत्रा डॉक्टर डेविड को अपने साथ ले जाने लगे और दरवाजा खोलते ही अंदर से टूटना की आवाज से साफ सुनाई देने लगी। जैसे ही अनाहिता रूम में आई, उसने देखा कि अनीता रूम में रखा हुआ हर एक सामान तोड़े जा रही है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अनीता ने उन सब की तरफ घूर कर देखा और जैसे ही उसकी नजर अनाहिता पर पड़ी, उसकी आंखें ठंड हो गई। अनीता बहुत ही पतली दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दिनों में उसकी उम्र लगभग 10 सालों तक बढ़ गई है। अगले ही सेकंड अनीता बहुत ही गुस्से भरे एक्सप्रेशन और लाल आंखों के साथ आग लिए कहा, अनाहिता, यू बीच में तुम्हें मार डालूंगी। वह चिल्लाते हुए अनाहिता की तरफ बढ़ी। उसे इस तरह पागलों की तरह आते हुए देखकर एक सेकंड की अनाहिता डर गई। उसने हाथ से पहले अनीता को इतनी भयानक रूप में कभी नहीं देखा था, लेकिन अनीता अनाहिता तक पहुंच पाती उससे पहले ही हिमेश मल्होत्रा ने आगे जाकर उसे रोका और कमर से टाइटली पड़ते हुए चिल्लाकर कहा, अपने आप को संभालो अनीता, मुझे जाने दो, यह खूनी है, इसे अपने किए की सजा अपनी जान देकर चुकानी होगी। अनीता उसे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। कोई बॉडीगार्ड को बुलाओ और इसे बंद हो जल्दी, हिमेश मल्होत्रा ने अनीता को कसकर पकड़ते हुए कहा। यस सर, मैं अभी बुलाता हूँ। एक बटलर ऑर्डर मिलते ही तेजी से दौड़कर वहां से चला गया। उसकी आवाज सुनकर अनाहिता अपने होश में वापस आई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।